नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, भारत के इतिहास से संबंधित प्रागैतिहासिक काल। बड़ा ही शानदार टॉपिक, प्राचीन इतिहास से संबंधित या पाषाण काल से संबंधित इसकी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने भारतीय इतिहास को जानने के जो मुख्य साधन थे या जो स्रोत थे उनका हमने अध्ययन किया है, प्रमुख पुस्तकों का अध्ययन किया है, भारत के नामकरण से संबंधित अध्ययन किया है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल है हिस्ट्री विद विजय सर सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या विशेषता थी। प्रागैतिहासिक काल, जब हम इतिहास का अध्ययन शुरू करते हैं, इतिहास का जब हम अध्ययन शुरू करते हैं तो काल विभाजन की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। काल विभाजन की दृष्टि से इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 3 भाग, तीनों की विशेषता क्या है, तो हम देखेंगे। जब वो इतिहास का अध्ययन शुरू करते हैं तो 3 भाग, एक हमें मिलता है प्रागैतिहासिक काल और दूसरा जो हमें काल मिलता है वो मिलता है आध ऐतिहासिक काल और तीसरा जो हमें इतिहास का काल मिलता है वो मिलता है ऐतिहासिक काल। इतिहास का अध्ययन करें तो 3 प्रकार के काल, इतिहास का विभाजन 3 भागों में। तीनों की विशेषता क्या है, तीनों की कुछ एक विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल। सबसे प्राचीन समय प्रागैतिहासिक काल, इसका समय रहता है मुख्यतः 6 लाख से 3000 ईसा पूर्व। आधे ऐतिहासिक काल का समय रहता है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक और ऐतिहासिक काल है, इसका समय रहता है 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक या अब तक। ये उनका हुआ काल विभाजन। प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, मुख्य विशेषता का थोड़ा देख लेते हैं। मुख्य विशेषता, प्रागैतिहासिक काल इसे पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल का भी हम अध्ययन करेंगे तो कितने भागों में बांटा गया है, किस विद्वान के अनुसार पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से भाग की क्या विशेषता है, उसका भी हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास है प्रागैतिहासिक काल। इसकी जो विशेषता है, इसकी जिस हम विशेषता का जिक्र यहाँ करने जा रहे हैं, विशेषता में सबसे बड़ी विशेषता कि यहाँ लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लिखित साक्ष्य नहीं है, किसी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं है। तो हमारा अध्ययन विषय क्या हो सकता है, यहाँ लिखित साक्ष्य नहीं है, इसका मतलब हम पाषाण उपकरणों से, पाषाण उपकरण हमारे अध्ययन का विषय हो सकता है। पाषाण उपकरण हमारे अध्ययन का विषय हो सकता है। लिखित साक्ष्य नहीं है, सिर्फ पाषाण उपकरण है, पत्थर के औजार है, सिर्फ पत्थर के औजार ही हमारे अध्ययन का विषय हो सकता है। ये विशेषता है प्रागैतिहासिक काल की। लिखित साक्ष्य नहीं है, पाषाण उपकरण हमें मिले हैं, तो इसकी एक विशेषता है। इसके बाद हम देखें आधे ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल की विशेषता, इसमें लिखित साक्ष्य है, हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं। आधे ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका, लिखित साक्ष्यों का अध्ययन नहीं किया जा सका। इसके अंतर्गत हम 2 जो व्यवस्थाएं हैं, 2 संस्कृति उनको रख सकते हैं। एक तो सिंधु घाटी की सभ्यता, ये इसके अंतर्गत आएगी सिंधु घाटी सभ्यता, और एक रहेगी इसमें वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। क्योंकि सिंधु घाटी की जो लिपि है वो है चित्रात्मक लिपि, या चित्रों के माध्यम से उस लिपि को जाना गया है, लेकिन वो जो लिपि है आज तक पढ़ी नहीं गई है। यहाँ जो लिपि है सिंधु घाटी की लिपि, इसे बुस्ट्रोफेडन लिपि कहा गया है।
बूस्ट्रोफेदन या गौमूत्र लिपि ये कहा गया है, क्योंकि इसकी जो लिखने की कला है वो इस प्रकार दाएं से बाएं, बाएं से दाएं यूं चलती है ये लिपि। इसे भाव चित्रात्मक भी कहा गया है। ये लिपि है, इसलिए इसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। और वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वैदिक काल में मौखिक ज्ञान होता था, लिखित ज्ञान नहीं होता था। यहाँ के लोगों के पास मौखिक ज्ञान होता था, लिखित ज्ञान इनके पास नहीं था। इनसे संबंधित जो संस्कृति की विशेषताएं हैं वो वेद बाद में लिखे गए थे। तो यहाँ जो सभ्यता है इसका समय रहता है 3000 से 600 ईसा पूर्व। इसके बाद हम बात करें ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से अब तक, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध के समय से लेकर वर्तमान तक का जो समय है वो कहलाता है ऐतिहासिक काल। इसके अंतर्गत जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी पुस्तकें लिखी गई है, सबका अध्ययन किया जा चुका है। तो 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक या अब तक का जो समय है वो कहलाता है ऐतिहासिक काल। हम चर्चा कर रहे थे प्रागैतिहासिक काल की या पाषाण काल की। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत यहाँ लिखित साक्ष्य नहीं है, सिर्फ पाषाण उपकरण है। सिर्फ हमारे पास अध्ययन का विषय पाषाण उपकरण है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल में एक विशेष टॉपिक पाषाण काल। हम अध्ययन करेंगे पाषाण काल का। पाषाण काल पत्थरों का काल, पत्थर के औजार होते थे, विशेष तौर पर पत्थरों के ही औजार होते थे। हथियार भी पत्थर के होते थे, और घरेलू जो उपयोग की वस्तुएं होती थी वो भी पत्थर की होती थी। घरेलू मतलब उनके उपयोग की वस्तुएं, वैसे वो जंगलों में रहते थे आदिवासी जो थे। तो हम देख रहे हैं ये जो पाषाण काल है इसका समय रहता है, भारतीय इतिहास का जो 99% समय है वो पाषाण काल के अंतर्गत आता है। पाषाण काल 99.99 और 0.01% जो समय है वो रहता है ऐतिहासिक काल। ये रहता है ऐतिहासिक काल। तो इतिहास जो है 99.99% वो तो है पाषाण काल, 0.01% वो समय है ऐतिहासिक काल। इसका मतलब भारत का जो इतिहास है 99% या संसार का जो इतिहास है 99% वो तो पाषाण काल के अंतर्गत आता है। और रही बात ऐतिहासिक काल की, 600 ईसा पूर्व से अब तक यूं कहें कि 2600 साल का जो इतिहास है वर्तमान तक, या 2600 साल का इतिहास है, उसे हम ऐतिहासिक काल कह सकते हैं। अब ये जो पाषाण काल है इसको सबसे पहले जॉन लुबाक नामक विद्वान थे। जॉन लुबाक इन्होंने पाषाण काल को 2 भागों में विभाजित किया। पाषाण काल को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया था, पूरा पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। एक तो था पूरा पाषाण काल, एक भाग था पूरा पाषाण काल, और दूसरा भाग था उत्तर पाषाण काल। इन्होंने पाषाण काल को 2 भागों में विभाजित किया। इसके बाद हम बात करें, एक विद्वान थे एडवर्ड लार्टेट। एक विद्वान नाम था एडवर्ड लार्टेट। एडवर्ड लार्टेट इन्होंने पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया। 3 भागों में विभाजित किया। अब 3 भाग इनके कुछ एक इसने विभाग भी बताए हैं। 3 भागों में विभाजित किया। तो 3 भाग कौन कौन से? एक तो इन्होंने विभाजित किया था पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। एक इन्होंने विभाजित किया था मध्य पाषाण काल। एक इन्होंने कहा था नव पाषाण काल। नव पाषाण काल 2 भाग ये, नव मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब यहां जो इन्होंने पूरा पाषाण काल बताया है इसका इन्होंने 3 प्रकार से विभाजन कर दिया है। पूरा पाषाण काल का नंबर 1 है
निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा जो विभाजन इन्होंने किया है वो इन्होंने बताया है मध्य पूरा पाषाण काल। तीसरा जो इन्होंने बताया है वो बताया है उच्च पूरा पाषाण काल। तो यहाँ पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल को इन्होंने 3 भागों में बांटा है, इनका समय भी अलग अलग निर्धारित किया है। तो समय की अगर हम बात करें तो पूरा पाषाण काल जो समय है इसका जो समय निर्धारित किया गया है वो यहाँ मुख्यतः किया गया है 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। पूरा पाषाण काल का समय 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। इसका फिर विभाजन किया है, जैसे निम्न पूरा पाषाण काल है, इसका समय रखा है 6 लाख से 1.50 लाख। मध्य पूरा पाषाण काल का जो समय रखा है वो रखा है 1.50 लाख से 35,000 ईसा पूर्व। उच्च पूरा पाषाण काल का समय जो रखा है वो इन्होंने रखा है 35,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। और यहाँ जो मध्य पाषाण काल है इसका इन्होंने जो समय निर्धारित किया है वो मिलता हमें 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। और ये जो नव पाषाण काल है इसका हमें समय मिलता है 4,000 ईसा पूर्व, या यूं कहें 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व, 1,000 ईसा पूर्व। तो ये हमारे पास काल विभाजन है। मुख्यतः एडवर्ड लार्टेट ने 3 भागों में विभाजन किया है पाषाण काल का। इधर जॉन लुबाक इन्होंने 2 भागों में विभाजन किया है, पूरा पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो भारत का प्रागैतिहासिक काल है इसको सबसे पहले उद्गमित करने का श्रेय किसे है? जो पूरा पाषाण काल है भारत का प्रागैतिहासिक काल है, सबसे पहले जानकारी देने वाले विद्वान कौन थे? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के पूरा पाषाण काल को उद्गमित करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो विद्वान का नाम हमें मिलता है प्राइमरोज, डॉक्टर प्राइमरोज। प्राइमरोज ने भारतीय प्रागैतिहासिक काल सर्वप्रथम प्रकाश में लाया। भारतीय प्रागैतिहासिक काल को प्रकाशित किया या जानकारी में लाया। 1842 में कर्नाटक में एक स्थान है लिंगसुसूर। यहां से सर्वप्रथम डॉक्टर प्राइमरोज ने 1842 में कर्नाटक के लिंगसुसूर से पत्थर के उपकरण इन्होंने प्राप्त किए। तो सबसे पहले डॉक्टर प्राइमरोज ने भारतीय प्रागैतिहासिक काल का उद्गम किया, या सबसे पहले भारतीय पाषाण काल के बारे में जानकारी अगर देने वाले व्यक्ति थे तो वो थे डॉक्टर प्राइमरोज। इनके बाद 1856 एक ले मैसूरिये थे, लेफ्टिनेंट मैसूरिये। 1856 ले मैसूरिये ये नर्मदा घाटी में अध्ययन कर रहे थे। नर्मदा, या यूं कहें मध्य प्रदेश का एक स्थान है न्यागुड़ी, यहां अध्ययन कर रहे थे। तो 1856 में लेफ्टिनेंट मैसूरिया या ले मैसूरिया को मध्य प्रदेश के न्यागुड़ी से पाषाण उपकरण मिले। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1863, ये जो 1863 का समय है ये भारतीय पाषाण काल से एक विशेष क्रांति का समय है। 1863 भारत के एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद नाम है रॉबर्ट ब्रूसफुट। ये एक स्थान है दक्षिण भारत में,
मद्रास। मद्रास की पल्लवरम नामक स्थान पर अनुसंधान कर रहे थे, शोध कर रहे थे। इनका ध्यान एक गड्ढे पर गया। गड्ढे में काफी बजरी पड़ी थी और उस बजरी में एक ऐसा पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ था जो इन्होंने देखा। उन्होंने इस पत्थर के टुकड़े को उठाया और देखा तो वह एक कुल्हाड़ी टाइप का था। कुल्हाड़ी टाइप का पत्थर को दोनों तरफ से घिसकर कुल्हाड़ी बनाया गया था। तो सबसे पहले जो हमें पाषाण उपकरण मिला है वो मिला है रॉबर्ट ब्रूसफुट को। कहां से मिला है? पल्लवरम से मिला है। मिला क्या है? पत्थर की कुल्हाड़ी। पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है रॉबर्ट ब्रूसफुट। 1873 में या 1875 में वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी, वहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। तो जो हमारे विद्वान हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट, इन्होंने जो पत्थर या पाषाण उपकरण इन्हें मिले थे उनको उस प्रदर्शनी में जो 1873 या 75 में वियना सम्मेलन हुआ था वहाँ इन्होंने प्रदर्शित किया था। इसलिए इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक काल या भारतीय पुरा पाषाण काल का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरा पाषाण काल का जनक अगर किसे कहा जाता है तो वो रहेंगे रॉबर्ट ब्रूसफुट। मद्रास में पल्लवरम नामक स्थान, पत्थर की कुल्हाड़ी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कितने पाषाण उपकरण प्राप्त किए थे। तो ये क्वेश्चन नेट में भी पूछा जाता है, कॉलेज कैडर में भी पूछा जाता है, या फिर बड़े एग्जाम हैं वहां भी पूछा जाता है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कितने पाषाण उपकरण प्राप्त किए थे। तो इन्होंने 78 पाषाण उपकरण प्राप्त किए थे विभिन्न विभिन्न जगहों से। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। तो ये पत्थर की कुल्हाड़ी। इसके बाद अगर हम बात करें मानव अवशेषों की तो काफी मानव अवशेष भी हमें मिले हैं। तो हम बात करें मानव अवशेषों की उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, सबसे प्राचीन काल। समय प्रागैतिहासिक काल का 6 लाख से 3000 ईसा पूर्व। दूसरा काल है आदि ऐतिहासिक काल। काल का जब इसका इतिहास का जब हम विभाजन करते हैं 3 भागों में तो 3 पार्ट हमें मिलते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसका समय में मिलता है 6 लाख से 3000। आदि ऐतिहासिक काल का समय मिलता है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व और ऐतिहासिक काल का समय में मिलता है 600 ईसा पूर्व से अब तक। इनकी विशेषता लिखित साक्ष्य नहीं है। यहाँ हमारे पास किसी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं है। पाषाण उपकरण मिले हैं। यहाँ का जो मानव था असभ्य था, जंगली था, गुफाओं में रहता था, पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, अग्नि से परिचित नहीं था। ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं, पढ़ा नहीं जा सका है। इसके अंतर्गत हमें सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है, वैदिक सभ्यता मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो थी बुस्ट्रोफेरन लिपि या इसे गौमूत्र लिपि भी कहा गया है। इस प्रकार की लिपि थी, ये भाव चित्रात्मक भी कहा गया है। इसके बाद ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का समय रहता है 600 ईसा पूर्व। आज से 2600 साल पहले ऐतिहासिक काल शुरू हुआ था। इसके बाद हम बात करें प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल भी कहा गया है। विश्व का जो इतिहास है वो 99.99% है वो पाषाण काल के अंतर्गत आता है। 0.01 जो % है वो रहता है ऐतिहासिक काल। पूरे संसार का जो इतिहास है, ज्ञात इतिहास है। सबसे पहले जॉन लुबाक, इन्होंने पाषाण काल को 2 भागों में बांटा था। 2 भाग कौन कौन से? एक है पूरा पाषाण काल, एक है उत्तर पाषाण काल। इनके एक साथी थे या एक और विद्वान थे, नाम था एडवर्ड लार्टेट। इन्होंने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था। 3 भाग कौन कौन से? एक तो पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। इन्होंने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया था। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। इनका समय भी इन्होंने बताया है। जैसे निम्न पूरा पाषाण काल है तो इसका समय 6 लाख से 1.5 लाख ईसा पूर्व। मध्य पूरा पाषाण काल, इसका जो समय बताया है वो बताया है 1.5 लाख से 35,000 ईसा पूर्व। उच्च पूरा पाषाण काल का जो समय हमें बताया गया है 35,000 से 10,000 ईसा पूर्व। इसके बाद मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल का समय 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल, इसकी शुरुआत होती है 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व। तो इनका काल का विभाजन सबसे पहले भारतीय प्रागैतिहास या पाषाण काल को
बताने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर प्राइमरोज। 1842 कर्नाटक का स्थान लिंगसूसूर, यहाँ से इन्हें पत्थर के उपकरण मिले। इसके बाद 1856 ले मैसूरिये या ले मैसूरिये मध्य प्रदेश में स्थान है न्यागुड़ी, यहाँ से इन्होंने पाषाण उपकरण प्राप्त किए। इसके बाद 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट, इन्होंने मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त की और इस कुल्हाड़ी व अन्य उपकरणों को इन्होंने वियना में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 1875 में, वहाँ प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया था। इसलिए इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक या पाषाण काल का जनक कहा जाता है। तो इससे आगे चलते हुए चलो, इसके बाद हम देखें पाषाण काल से संबंधित जो हमारे पास जानकारी है या जो नरमानव थे उनकी जानकारी है। तो हम देखते हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट के बाद एक समय है 1932। 1932 में पाकिस्तान में एक पठार है पोतवार का पठार। यहां से कुछ जीवाश्म मिले हैं, मानव जीवाश्म, मनुष्य के जीवाश्म मिले हैं। यहाँ से जो हमें जीवाश्म मिलते हैं वो दो मानव जो अलग अलग प्रजाति के थे, दो मानव जीवाश्म मिले हैं। एक तो है रामापिथेक्स, पंजाब से मिला है, ये शरीर पाकिस्तान से। दूसरा है शिवापिथेक्स, इनके अवशेष हमें मिलते हैं पाकिस्तान में 1932 से। इसके बाद हम बात करें 1956 में अफगानिस्तान से हमें अवशेष मिले हैं। चलिए 1966 में अफगानिस्तान से भी हमें कुछ अवशेष मिले हैं, जिसमें ये जो नरवानर है इनकी हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद एक प्रसिद्ध विद्वान नाम है अरुण शौनकिया। अरुण शौनकिया को 1982 में नर्मदा नदी घाटी में होमिनिड प्रजाति, 1982 स्थान है नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी की घाटी, यहाँ से ही होमिनिड प्रजाति के अवशेष मिले हैं। होमिनिड प्रजाति के अवशेष मिले हैं और जो मानव अवशेष है वो किसी 30 वर्षीय युवती का बताया गया है। यहाँ से जो अवशेष मिले हैं वो 30 वर्षीय युवती इसका बताया गया है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में मिलने वाला प्रथम मानव अवशेष कौन सा था, तो 1982 में अरुण शौनकिया को नर्मदा घाटी से जो अवशेष मिला था वो भारत में मिलने वाला प्रथम मानव अवशेष, भारत में मिलने वाला प्रथम मानव अवशेष, सबसे प्राचीन अवशेष 1982 में अरुण शौनकिया को मिला था। इसके बाद हम बात करें तो 2001 में तमिलनाडु का क्षेत्र, तमिलनाडु दक्षिण भारत, यहां से एक विद्वान पी राजेंद्रन इन्हें एक कपाल मिला है और यह शिशु का कपाल है। शिशु किसी बच्चे का कपाल मिला है पाषाण काल से संबंधित।
शिशु कपाल। इसके बाद हम बात करें, गुजरात में एक स्थान है जहाँ उत्खनन किया गया अभी कुछ साल पहले, तो वहाँ से हमें एक जबड़ा मिला है। गुजरात में स्थान है कच्छ, गुजरात के कच्छ से, गुजरात में कच्छ नामक स्थान से हमें एक मानव जबड़ा मिला है, मानव का जबड़ा मिला है। और कहा गया है कि यह जो जबड़ा मिला है इसका समय 1 करोड़ 10 लाख साल पहले का है। 1 करोड़ 10 लाख साल पहले का मानव का जबड़ा मिला है गुजरात के कच्छ से, और ये सबसे प्राचीन मानव माना गया है। इसके आधार पर कहा गया है कि भारत में या इस क्षेत्र में कपी मानव निवास करता था। ये यहाँ का प्रमाण है कि कपी मानव जो था वो यहाँ गुजरात में निवास करता था। इसके बाद हम बात करें कि जो पाषाण काल में जो मुख्य प्रजाति थी या सबसे जो प्राचीन प्रजाति थी जिन्होंने ये जो पाषाण उपकरण इनका प्रयोग किया था भारत में, तो इससे पिछला जो वीडियो हमने प्रजातियों भी किया है, तो भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति थी नेग्रिटो। नेग्रिटो। और भारत में जो पाषाण काल है इससे संबंधित जो जाति है वो भी नेग्रिटो है। नेग्रिटो जाति ने इन पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया था और कहीं न कहीं जो अवशेष मिल रहे हैं नेग्रिटो प्रजाति से संबंधित मिल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं पाषाण काल, ये तो थी कुछ एक सामान्य जानकारी। इसके बाद हम देखें पाषाण काल। पाषाण काल का हम थोड़ा विभाजन कर लेते हैं। पाषाण काल, पाषाण काल, पाषाण काल के अगर हम विभाजन की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं निमनपुरा पाषाण काल। निमनपुरा पाषाण काल, निमनपुरा पाषाण काल, इसका जो हम अभी समय देख रहे थे 6 लाख से 1.50 लाख वर्ष पूर्व। अब क्वेश्चन ये पूछ लिए कि भारत में सबसे प्राचीन जो मानव अवशेष मिले हैं, मानव अवशेष जो सबसे प्राचीन हमें अवशेष मिले हैं निम्नपुरा पाषाण काल के, वो कहाँ से मिले हैं या वो किसे मिले हैं? तो वो मिले हैं भाई निम्नपुरा पाषाण काल के अवशेष 1928 ईस्वी। विद्वान का नाम है VN वाडिया, VN वाडिया। इन्हें जो अवशेष मिले हैं 1928 में, एक प्रसिद्ध नदी नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु नदी की एक सहायक नदी है सोहन नदी। सोहन नदी, सोहन नदी घाटी में, सोहन नदी की 5 वेदिकाएं, या ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में राजस्थान के RPSC द्वारा कि सोहन नदी घाटी में कितनी वेदिकाएं मिली हैं। वेदिका वह स्थान जहाँ पहले कभी नदी बहती थी, वर्तमान में उसने रास्ता चेंज कर लिया है और वहाँ लोगों ने निवास स्थान बनाया था। और वहाँ जो हमें अवशेष मिले हैं पाषाण उपकरण, तो वहाँ से 5 वेदिकाएं सोहन नदी की घाटी से हमें जो अवशेष मिले हैं वो सबसे प्राचीन हैं, 1928 में मिले हैं VN वाडिया को। यहाँ से हमें कुछ पत्थर मिले हैं, अलग अलग प्रकार के पत्थर। पैबुल संस्कृति, यहाँ से जो हमें पत्थर मिले हैं उन्हें कहा गया है पैबुल, चापर और चॉपिंग। ये संस्कृति, 3 प्रकार की संस्कृति, पैबुल, चापर और चॉपिंग संस्कृति। इसके हमें अवशेष मिलते हैं सोहन नदी घाटी जो सिंधु की सहायक नदी है, यहाँ से हमें अवशेष मिलते हैं। तो पैबुल होता क्या है? पैबुल, पैबुल होता है पानी के घिसाव से गोल बनने वाला पत्थर, या पानी के घिसाव से, पानी के तेज प्रवाह से जब कोई पत्थर गोल बन जाता है तो उसे कहते हैं पैबुल। पानी की बहाव से या पानी की रगड़ से गोल पत्थर बन जाते हैं, उन्हें कहते हैं पैबुल। अब जो पैबुल है गोल पत्थर है, आपने देखे होंगे गोल पत्थर, कई जो विभिन्न प्रकार के पार्क है वहाँ मूर्तियाँ बनी होती हैं उन पैबुल पत्थरों पे, वो होते हैं पैबुल पत्थर। अब वो पैबुल पत्थर है, गोल पत्थर है, इससे चापर बनता था।
चापर कहते हैं गंडासा। गंडासा चापर पेबुल का एक सिरा तोड़ा जाता था, उससे जो धार बनती थी या उससे जो पत्थर निकलता था उसको तीखा किया जाता था, बिल्कुल घिस घिस के तीखा किया जाता था, उससे बनता था गंडासा। चापर कहते हैं गंडासा को, गंडासा बनता था। और चोपिंग कहते हैं कि पेबुल के दोनों सिरों को तोड़कर उन पत्थरों को या उन जो खुरचनी होती थी या जो पत्थर के छोटे टुकड़े होते थे, इस पेबुल को तोड़ने के बाद दोनों तरफ से गोलाई में पत्थर तोड़ने के बाद उनको तीखा किया जाता था, तो उन्हें कहा जाता था चोपिंग। ये जो संस्कृति हमें मिलती है ये मिलती है सोहन नदी घाटी से। और यहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो थे नेग्रिटो जाति के लोग। सबसे प्राचीन संस्कृति नेग्रिटो प्रजाति। नेग्रिटो पर जो प्रजाति है, नेग्रिटो प्रजाति, यहां से नेग्रिटो प्रजाति की हमें विशेषता मिलती है। एक तो ये कि पत्थर के इनके पास औजार थे, पत्थर के औजार थे, अग्नि से परिचित नहीं थे, अग्नि से परिचित नहीं थे, गुफाओं में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, निर्वस्त्र रहते थे। ये इनकी कुछ एक विशेषताएं हैं। नेग्रिटो जाति के लोग थे और यहां से जो हमें ये संस्कृति मिलती है ये इनकी विशेषता मिलती है। इसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अभी 1932 में पाकिस्तान के पोतवार पठार से 2 अवशेष मिले हैं, मानव अवशेष। एक तो रामापिथेकस है, एक शिवापिथेकस है। इसके बाद 1966 अफगानिस्तान से हमें जानकारी मिलती है मानव प्रजाति की, यहाँ भी मानव प्रजाति के अवशेष पाए गए हैं। इसके बाद अरुण शोनकिया जिन्होंने 1982 में नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में उत्खनन किया और वहां से उन्हें एक मानव अवशेष मिला या मानव पंजर मिला जो किसी 30 वर्षीय युवती का बताया गया है और भारत में मिलने वाला प्रथम मानव अवशेष है। प्रजाति इसकी बताई गई है होमिनिड। इसकी प्रजाति होमिनिड बताई गई है, मानव प्रजाति या भारत में मिलने वाला प्रथम मानव अवशेष। इसके बाद 2001 में तमिलनाडु से पी राजेंद्रन ने उत्खनन किया था, उन्हें कपाल मिला है, कपाल है किसी बच्चे का। तो यहाँ से हमें यह भी प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। गुजरात के कच्छ से अध्ययन किया गया तो यहाँ से मानव जबड़ा मिला है। इसका समय 1 करोड़ 10 लाख साल पहले का माना गया है। इसे कहा गया है कि कपि मानव का यहाँ निवास स्थान रहा होगा। और यहाँ जो रहने वाली जनजातियां थी, भारत की सबसे प्राचीन अगर प्रजाति थी वो थी नेग्रिटो। पाषाण काल की अगर हम बात करें तो पाषाण काल में सबसे पहले निम्नपुरा पाषाण काल, इसके जो हमें अवशेष मिलते हैं 6 लाख साल के प्राचीन हैं। 1928 में वीएन वाडिया इन्होंने उत्खनन किया था। सिंधु नदी की सोहन नदी एक सहायक नदी है। क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी संस्था द्वारा कि 5 वेदिका किस नदी किनारे मिली है, तो सोहन नदी किनारे हमें 5 वेदिका मिली है। यहाँ की संस्कृति में पेबुल है, चापर है, चोपिंग है। इस संस्कृति का जो प्रसार था, संस्कृति का जो प्रसार था या इनका जो क्षेत्र था वो हमें मिलता है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ इनका हमें विस्तार मिलता है। राजस्थान की बात करें तो डीडवाना व चित्तौड़गढ़, डीडवाना व चित्तौड़गढ़, यहाँ इनका हमें विस्तार मिलता है। जम्मू कश्मीर है, उसके बाद गुजरात है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान का डीडवाना। यहाँ जो लोग रहते थे वो रहते थे नेग्रिटो प्रजाति के। इनकी विशेषताएं पत्थर के औजार है, अग्नि से परिचित नहीं थे, गुफाओं में रहते थे, निर्वस्त्र रहते थे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर देखेंगे विस्तार से पूरे जो काल है, चाहे वो पूरा पाषाण काल है या पाषाण काल, पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है या फिर नव पाषाण काल है। तो आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।